हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे। थोड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और कुछ ज़्यादा समय के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 4 दिन हो गया। रीज़न कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और अभी भी कुछ ठीक नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद डाल देंगे। तो पिछला वीडियो में भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उस वीडियो में बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाया था, है ना। जैसे उस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन तो पहले ही वीडियो में बात कर लिए थे। केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, तब तक बीच में लाइट वेट का प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज जो लेक्चर नंबर होगा तीसरा होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर तीसरा होगा। और आज इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ही लिए थे पहला वीडियो में। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे केमिकल इक्वेशन हिंदी में उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछला वीडियो देख के आए, तभी ये वीडियो देखे। अदरवाइज ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। भागने से आगे कुछ नहीं होता है ना। एकदम कंटिन्यू हर एक वीडियो को देखना है और लाइन बाय लाइन देखना है। ये नहीं कि एक देख लिए 3 छोड़ दिए 5वां देखने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करिएगा ये अपने साथ, मतलब अपने साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, है ना। तो कृपया वीडियो को लाइन से ही देखें। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड करे। पहला था साइंस का इंट्रोडक्शन था। दूसरा वीडियो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तीसरा वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात किए। तो जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो देख के आइए, तभी केमिकल इक्वेशन समझ में आएगा। नहीं तो एक छोटा सा हम बता रहे हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। कि जैसे अभी तक ज्ञात कितने तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि 114 15 तत्व होते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में 114 या 15 तत्व होते हैं। तो इन सब जो 115 या 114 तत्व है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, सूचित करने के लिए इनके कुछ संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संकेत। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया में तो तत्व ही भाग लेते हैं। जैसे जो तत्व भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक, और जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उनको संकेत के रूप में सूचित कर देना, और प्रतिफल के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको सूत्र के रूप में निरूपित कर देना। यही क्या था? रासायनिक समीकरण था। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं और हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या है? अब ये कौन सा लफड़ा आ गया? संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण तो हम लोग समझ लिए थे, अब ये क्या है? तो चलिए मेरे साथ आइए बोर्ड पे और कंटिन्यू होकर के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए इस रासायनिक समीकरण के बारे में तो आपको पिछले ही वीडियो में बता दिए थे, जो नहीं देखे वो देख के आइएगा, है ना। आगे आगे नहीं भागना है। तो चलिए, जो रासायनिक समीकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और एक को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहला होता है संतुलित, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जिसमें जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनकी परमाणु और अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसमें जो वो उपस्थित तत्व है उनके परमाणु, दोनों का अगर परमाणु बराबर है, अणु बराबर है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनता है, H2O बनता है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये संतुलित नहीं है। क्या है, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, संतुलित इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का तो अभिक्रिया के पहले की बात कर रहे हैं, ये अभिक्रिया के पहले की बात, हाइड्रोजन का तो दो अणु दिखाई दे रहा था। अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन के भी दो अणु थे और ऑक्सीजन के भी दो अणु थे। कितने थे, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के भी दो अणु। लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के तो दो अणु दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही दिखाई दे रहा है, एक कहां गायब हो गया। बात आएगा ना समझ में, कि हमने ऑक्सीजन के दो अणु को दिया और अभिक्रिया होने के बाद कितना हो गया, दो में से एक गायब हो गया। कहां चला गया ये, कौन खा गया इसको? कोई ऐसा इधर तो कोई नहीं छुपा हुआ है जो इसके ऑक्सीजन को, एक अणु को ले लिया है? ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है लेने वाला। तो अब बात आता है कि ये एक गया किधर। तो वो केमिकल इक्वेशन में धीरे धीरे चलेंगे तो सीखेंगे। सबसे पहले तो इसी को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो दो प्रकार के होता है, एक संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो ये जो रासायनिक समीकरण है वो असंतुलित है। रीजन ये कि ऑक्सीजन यहाँ पे ध्यान से देखिए, रीजन क्या है कि हाइड्रोजन तो आपको इधर दो दिखाई दे रहा था, अभिक्रिया के बाद भी दो ही है, तो हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले दो था, अभिक्रिया के बाद एक ही है, तो ये संतुलित नहीं है। संतुलन कहने का मतलब ये संतुलित तब होता जब अभिक्रिया के पहले भी ऑक्सीजन अगर दो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन का दो अणु दिखाई दे रहा है, तो अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन के कितना अणु दिखाई देना चाहिए, कितना दिखाई देना चाहिए, दो, लेकिन दिख कितना रहा है, एक। अब यहीं पे आता है प्रॉब्लम, यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि हमने तो दिया दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु, एक गया किधर। तो ये सीखेंगे। सबसे पहले इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा नाम हम लिख रहे हैं, सबसे पहले दूसरा नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ध्यान से देखिए, ये जो अभी ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखे है, समीकरण लिखे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O यानी जल बनाता है, तो इसमें ऑक्सीजन के अभिक्रिया के पहले दो अणु थे और अभिक्रिया के बाद एक है, तो यहाँ पे ये असंतुलित है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन का अभिक्रिया के पहले दो अणु था, अभिक्रिया के बाद एक ही अणु, तो ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा, या तो अभिक्रिया के बाद अणुओं की संख्या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस, यानी असंतुलित। असंतुलित का मतलब जिनके अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो तत्व है उनके अणु बराबर नहीं होते, उसको अनबैलेंस कहते हैं। अब बैलेंस किसको कहेंगे, संतुलित किसको कहेंगे, जब अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों तत्वों का जो अणु है वो बराबर होता है। जैसे अगर इसी को कहा जाए कि ये असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है, तो इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलन करने का मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन का इधर अगर दो है तो इधर भी दो होना चाहिए। अगर हो गया, इधर भी दो हो गया किसी तरह से, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर नहीं हुआ तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले इसको एक बार बढ़िया से साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
जैसे H2 प्लस O2 मिलके बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। तो अब जब इसको हम देख रहे हैं तो ये अनबैलेंस है, यानी कि अनबैलेंस किसके वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का अणु बराबर नहीं। तो हमारा काम यही होगा कि हमें इसको संतुलित करना होगा। क्या करना होगा? संतुलित करना होगा। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो तरीका है। एक को कहते हैं भूल एंड प्रयत्न विधि, और एक होता है बीज गणितीय विधि। क्या होता है? एक होता है भूल एंड प्रयत्न विधि और एक होता है बीज गणितीय विधि। तो हम तो आगे सीखेंगे कि किसको हम बीज गणितीय विधि से कैसे किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और भूल एंड प्रयत्न से कैसे करेंगे, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले यहाँ पे संतुलन की बात आती है कि संतुलन कहते किसे है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक बार फिर से सुनिए कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले तत्वों का अणु, अभिक्रिया के बाद तत्वों का अणु दोनों बराबर हो, तो वैसे में उसको क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको काम ये करना है कि क्या आखिर ऐसा करे, इसमें क्या ऐसा काम करे ताकि ये ऑक्सीजन बराबर हो जाए। सबसे बड़ा बात यही होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना यहाँ पे कि जब आप ऑक्सीजन को बराबर करने जाइएगा तो हाइड्रोजन गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसीलिए यही चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो ये और क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लोग बच्चों को समझ में नहीं आता। तो टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ एकदम बैठे रहिए, मेरा सारा वीडियो देख जाइए। आपको हर एक दुनिया का कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आप चुटकियों में उसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, है ना। और YouTube पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके फोन पे घंटी बज जाए, है ना। चलिए ध्यान से देखिए। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका है, हम क्या करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे एक है वो कितना हो जाए? 2। तो इसके लिए आप एक तरीका आप खुद से लगा सकते हैं कि यहाँ पे अपने मन से 2 आप संख्या जोड़ सकते। तो हमने किया ये कि यहाँ पे 2 लगाया। अब बहुत से कहेंगे कि यहाँ पे था तो यहाँ पे कैसे कर दिए, है ना, कि हमको ये 2 करना था तो ये क्या कर दिए, ये यहाँ पे 2 क्यों लिख दिए। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा सकते हैं 9th क्लास में फिर से, क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि यहाँ वाला संख्या इसकी संख्या से गुणा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम किसी संख्या को नहीं लिख सकते। ये 11th क्लास का बेसिक चीज था, इसको समझना होगा आपको। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे थे अभी। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन का मैकेनिज्म चेंज हो गया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो देखा कि ऑक्सीजन तो हो गया, ठीक। ऑक्सीजन 2 अगुना 1 कितना? 2। ऑक्सीजन तो हो गया। हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सा हाइड्रोजन को भी तो देख लीजिए कि हाइड्रोजन का क्या हुआ। हाइड्रोजन पहले से यहाँ पे 2 था, अब और 2 जुड़ गया, कितना हो गया जी? 4। था कितना? 2। अब हो गया कहानी में उलटफेर। हम करने चले थे ऑक्सीजन को बराबर, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि जिधर का बिगड़ा है उधर का सॉल्व करते हैं। अब इधर नो छेड़छाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं करना इधर। जब 2 लगा दिए तो इधर अभी छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर हो गया है। अब ऑक्सीजन के बारे में कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन के बारे में सोचना ही नहीं है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर नहीं, अब इसको घटा नहीं सकते हैं। अगर ये 4 हो गया तो इसको 4 से घटा के 2 नहीं कर सकते। कर सकते हैं, यहां से हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन जब ये 2 होगा तो ऑक्सीजन का क्या हाल होगा, है ना, फिर वही कहानी हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी छेड़छाड़ करेंगे अभिक्रिया के पहले छेड़छाड़ करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, तो अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के पास 4 हो गए, और कितने? 2 गुना 2 4, लेकिन ये इधर अभिक्रिया के पहले कितने थे? तो 2। तो हमको पता है कि 2 को 4 करना बहुत आसान होता है, इसमें 2 से तुरंत गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितना है?
2 गुना 2 कितना 4। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 1 गुना 2 कितना है जी 2। अब ध्यान से देखिए तो अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 4। इसका मतलब क्या है, अब ये संतुलित हो गया। अब ये खेल ये होता है कि हम किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। अगर ये ऐसे ही लिखा हुआ था H2 प्लस O2 मिलके H2O, तो इसमें इक्वेशन में क्या खराबी थी, काहे इसको हम कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, इसको संतुलित कीजिए। क्यों, आखिर किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों किया जाता है। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि हमारे पास तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन रहा था, ये हम सभी को पता है, लेकिन इसको संतुलित हम काहे कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि इसको संतुलित करना पड़ रहा है। कितना बढ़िया से समझ गए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनाएगा, लेकिन अब इसमें क्या कमी थी कि इसको हम फिर से संतुलित कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई भी जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और लफड़ा आ गया। एक केस सुलझ नहीं रहा था, तब तक एक और दूसरा केस आ गया। अब यही नहीं समझ में आ रहा था, तब तक एक और आ गया द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब ये क्या है, इसको समझाइए सर, है ना। तो देखिए, अगर आप 9th ईमानदारी से पढ़े होते तो आपको ये द्रव्यमान संरक्षण नियम समझाने की कोई जरूरत हमें नहीं थी। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9th नहीं पढ़ते बढ़िया से। तो चलिए एक बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है अणु और परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है या ना, बिल्कुल अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जब वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि अणु और परमाणु भी कोई ना कोई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अरे इतना समझ में आता है ना कि कोई भी जो अणु है वो 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स, अणु, परमाणु, सॉरी, जो अणु है वो 3 छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो आपको नहीं पता होगा तो इतना जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन हो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन है उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और एक न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में तो प्रोटॉन होता ही है, न्यूक्लियस में तो उसका तो द्रव्यमान होगा है, यानी कि उसका भी होता है। यानी कि दुनिया में सबसे जो छोटे छोटे कण हैं उनके भी द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि अगर इसको हम बीच से तोड़ दें, सपोज दैट ये मान के चलिए कि 1 केजी का है जीतू, नहीं ये 1 केजी का नहीं, मान लीजिए कि 1 केजी का है, 1 केजी का नहीं है बट मान लीजिए कि 1 केजी का है। मानने से बहुत चीजें हल हो जाती। जैसे ये 1 केजी का है, इसको बीच से तोड़ दे, एकदम बीच से, तो आधा केजी इधर, आधा केजी इधर, आधा आधा अलग हो गया। लेकिन क्या पुनः इसको जोड़ेंगे तो 1 केजी नहीं होगा क्या? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अगर किसी पदार्थ को, अगर उसका द्रव्यमान फिक्स है, तो उसको अगर कई छोटे छोटे भागों में तोड़ दे तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है। जैसे आप ईंट देखे होंगे, ईंट वो जो बालू में से मिला करके बनाया जाता है, बालू और मिट्टी, जिससे मकान बनता है, पक्का मकान। आप समझ गए ईंट को किसको बोल रहे थे? तो ईंट में छोटे छोटे बालू के कण मिले होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे मान लिया कि हम 5 केजी का कोई ईंट उठा, कि ना 5 केजी का, तो ये 5 केजी द्रव्यमान आया कहां से है? वो छोटे छोटे जो बालू के कण है उसी से तो आया हुआ है। अगर उनमें से इस सारे छोटे छोटे बालू के कणों को निकाल लिया जाए तो उसका द्रव्यमान रहेगा सब खत्म। तो ये ईंट का द्रव्यमान उन छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि जो बालू के कण है उसको मिला के ये मिला है। अब जैसे ईंट है उसको बीच से तोड़ दे, तो तोड़ देंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 2.5 केजी इधर 2.5 केजी इधर, मान के चलते 5 केजी का है तो अब क्या ये
जो पूरे 5 kg था वो अलग हो गया, अलग तो हो गया, 2.5 kg इधर 2.5 kg इधर, लेकिन क्या अभी ये 5 kg बर्बाद हो गया? नहीं, अभी भी 5 kg ही है। जब उसको जोड़ेंगे तो वो 5 kg ही होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण नियम। यानी कि कहता है कि आप द्रव्यमान को न तो नष्ट नहीं कर सकते, जब किसी वस्तु को तोड़ते हो तो उसका द्रव्यमान नष्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा बात, जितना था उतना ही रहेगा। वो अलग अलग आप कर दिए हैं, है ना, है तो दोनों एक ही ईंटा का टुकड़ा, फिर से जोड़ेंगे तो वो 5 kg ही होगा, है ना, लेकिन उसको तोड़ के अलग अलग कर दिया गया है, 1.5 अलग 1.5 अलग, बस अंतर इतना ही है। जैसे भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो दोनों मिला के 2 भाई, लेकिन बट गए तो क्या अलग अलग हो गए? नहीं, अभी भी वो 2 ही भाई है, बस बंटवारा हो गया है, दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया, बस इतना ही हुआ है। लेकिन भाई तो दोनों, मतलब कि मिला के 2 भाई है कि नहीं? तो वही चीज है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण। ये जो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का तो 2 है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो हाइड्रोजन का भी इधर 2 अणु है, तो हम बता रहे हैं कि अणु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इधर हाइड्रोजन का 2 अणु, तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 अणु, यानी कि जितना द्रव्यमान हाइड्रोजन का इधर है उतना ही द्रव्यमान हाइड्रोजन का भी इधर। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन तो हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीजन के इधर 2 अणु है और ऑक्सीजन का इधर कितना है? एक ही है। इसका मतलब क्या है कि इधर का द्रव्यमान ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इधर ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्यादा हो गया। जब इधर ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्यादा हो गया, इधर कम, तो बताइए मतलब कि सॉरी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया? अरे किया नहीं किया, इसीलिए इसको बैलेंस करना जरूरी था। बैलेंस करेंगे तो इधर भी 2 हमको मिल जाएगा, जब 2 अणु इधर भी हो जाएगा, 2 अणु इधर भी, तब तो बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। मतलब जितना आप अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान दे रहे हैं, अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। अगर चेंज होगा तो भाई गड़बड़ा जाएगा खेला, पहली बात तो वो असंतुलित हो जाएगा, तो उसको फिर आपको बराबर करना पड़ेगा, बिना बराबर किए काम चलने वाला नहीं है ना। तो ये चीज है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो अपने पूरे प्रयास में प्रयास किए कि आपको समझ में आ जाए बैलेंस और अनबैलेंस। तो अब समझ में आ गया ना, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा नहीं हो पाता है। जिधर अणु ज्यादा हो जाते हैं उधर द्रव्यमान ज्यादा हो गया, जिधर अणु कम है उधर द्रव्यमान कम हो गया। तो इसी को बेसिकली द्रव्यमान को बराबर करने के लिए ही हमें किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। अब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 तरीका है। क्या है? 2 तरीका। तो ये 2 तरीका हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।